हेलो फ्रेंड्स, कैसे हो आप सब। तो आज हम BANC 133 का मोस्ट इम्पॉर्टेंट क्वेश्चंस करने वाले हैं। आपका टॉपिक या सब्जेक्ट का नाम जो है वो सामाजिक और सांस्कृतिक मानव विज्ञान, ये मूल तत्व है। आपकी बुक दिख रही है ना, सेम होगा। सबसे पहला क्वेश्चन जो है मुझे लगता है जो सही है, जो इम्पोर्टेंट हो सकता है, क्योंकि पहले चैप्टर से या दूसरे चैप्टर से जो क्वेश्चंस होते हैं वो आते हैं, पूछे जाते हैं। तो सवाल जो बन रहा है यहाँ से, ये प्रीवियस ईयर में भी आया हुआ है, दिसंबर वाले क्वेश्चन पेपर में। सामाजिक मानव विज्ञान की वृद्धि और विकास का वर्णन कीजिए। सामाजिक मानव विज्ञान, ठीक है, यानी कि जो कौन सा विज्ञान, मानव विज्ञान, यानी कि जो आपको मानव के बारे में स्टडी करवाता है, यानी कि जो समाज है, जो समाज में जो लोग हैं उनके बारे में आप जहाँ जिस सब्जेक्ट में पढ़ते हो उसी को हम सामाजिक मानव विज्ञान कहते हैं। क्या पूछ रहा है कि उसमें जो वृद्धि है उसकी और जो विकास है उसका वर्णन करने के लिए कह रहा है। ठीक है, तो पहले आपको पता होना चाहिए कि भाई ये है क्या, तो मैंने यहाँ पे लिख दिया है इंट्रो के अंदर कि ये क्या है। ठीक है, उसके बाद उसका विकास कैसे हुआ, अलग अलग चरण है उसके। जैसे कि पहला जो है वो विकास का चरण जो है वो होता है 19 से 20। ठीक है, 19 शुरुआत है बिल्कुल, और जो 20वीं सदी है उसकी शुरुआत जब हम बात करते हैं, उसकी शुरुआत जो हुई थी वो जो है इसकी शुरुआत है। ठीक है, शुरुआत यानी कि इसका विकास होना शुरू हुआ था, उससे पहले नहीं था। राइट। और दूसरा जो है कह रहे हैं कि प्रमुख प्रतिमान इसके जो है जो सिद्धांतिक रूपरेखा है, यानी कि देखो जब भी कोई टॉपिक आता है तो उसमें काफी सारी चीजें आपको देखने को मिलती है। कुछ लोग ऐसे उभरते हैं जो कि एविडेंस की मांग करते हैं, कुछ लोग ऐसे होते हैं जो कि कहते हैं कि नहीं, इसकी संस्कृति को बताओ कि भाई कल्चर का विकास कैसे हुआ। अब देखो, अब जब भी हम किसी चीज़ के बारे में स्टडी करते हैं, हम हिस्ट्री को पढ़ते हैं, तो हम क्या देखते हैं कि भाई इंडस वैली सिविलाइजेशन के अंदर के लोग किस भगवान की पूजा करते थे, वो कैसे रहते थे, कैसे अपना जो है उनकी दिनचर्या थी, काम क्या करते थे, महिलाओं का काम क्या था और पुरुषों का काम क्या था। तो उसके लिए हम क्या करते हैं, एविडेंस देखते हैं कि भाई क्या एविडेंस हमारे पास है, क्या डॉक्यूमेंट कुछ लिखा हुआ है, या हमारे पास कुछ ना कुछ कलाकृतियाँ ऐसी है जो कि हम बताती है कि वो लोग कैसे रहते होंगे। हमें उनके बारे में कैसे पता चला कि भाई उनकी जो महिलाएं हैं वो हार पहनती थी, पुरुष भी पहनते थे लेकिन महिलाएं ज्यादा पहनती थी। ठीक है, और महिलाओं को घर पर रहना था। ठीक है, और महिलाएं वैसे भी काम करती थी, हाथ बटाने का काम। और उनकी जो नगर निगम मतलब परियोजनाएं थी जो कि बहुत अच्छी थी। ठीक है, इसको हम सीवेज सिस्टम कहते हैं, नाली व्यवस्था, पानी व्यवस्था बहुत अच्छी थी। तो कैसे पता चला, एविडेंस। ठीक है, इसी को हम यहाँ पे भौतिकवाद कहते हैं। और प्रतीकात्मक नरविज्ञान ऐसी होते हैं जो कि उनके जो बीच में जो लैंगिक असमानताएं थी या समानता थी वो किस प्रकार की थी, उसको समझने के लिए हम इन तरीके के जो अ, चीजें होते हैं उनका इस्तेमाल करते हैं। वैसे ही इनमें भी होता है। ठीक है, मानव विज्ञानियों के अंदर हम इस तरीके की चीजों का इस्तेमाल करते हैं। सेकंड जो है वो समकालीन रुझान है। इसमें क्या होता है, समकालीन रुझान के अंदर पहला होता है अनुपयुक्त मानव विज्ञान। इसमें क्या है कि भाई मानव विज्ञानी अपने ज्ञान का प्रयोग सार्वजनिक समस्या, पर्यावरण, आर्थिक विकास, समाधान के लिए करते थे। यानी कि जो चीजें हैं, जो कि प्रॉब्लम्स है, उनको सॉल्यूशन के लिए उनको सॉल्यूशन ढूंढने के लिए अपनी जो ज्ञान है उसका इस्तेमाल करते थे। ठीक है, कौन, अनुपयुक्त मनोविज्ञानी। और आलोचनात्मक नरविज्ञान क्या होते हैं, ये लोग हाशिए पर पड़े लोगों पर बात करते हैं, यानी कि जो लोग गरीब हैं, जो लोग निचली कास्ट के हैं, उनकी जो उनका जो भेदभाव होता है उनके लिए बात करते हैं। देखिए, उनकी आवाज बनते हैं। ये जो मानव विज्ञानी होते हैं ऐसे अलग अलग प्रकार के होते हैं ना लोग, ऐसे ही इसमें भी होता है। दृश्य मानव विज्ञान यानी कि जो फोटोग्राफी और जो वीडियोग्राफी है उसके द्वारा लोगों के बारे में बताते हैं कि भाई देखो ये कितनी प्रॉब्लम है। जैसे कि किसी अफ्रीकन कंट्री में जाके आप फोटो खींचते हो। ठीक है, उसके बाद आता है आपका जटिल नरविज्ञान। इसमें क्या होता है, ये उभरता हुए क्षेत्र, संस्कृति, सामाजिक पहचान पर डिजिटल प्रौद्योगिकी के प्रभाव पर पता लगाता है या उनके बारे में जानकारी देता है। बेसिकली डिजिटल चीज़ों का इस्तेमाल करता है चीज़ों को स्टडी करने के लिए। ठीक है, अब इंटरनेट से चीज़ों को उठाएगा, अध्ययन करेगा उनका, फिर उनको देखेगा कि रियलिटी में चीज़ एग्जिस्ट करती भी है या नहीं करती, ऐसा उनके पास है भी या नहीं है। इस तरीके से इस चीज़ों का इस्तेमाल करता है। ठीक है जी, उसके बाद आता है आपका सेकंड क्वेश्चन जो कि है संस्कृति क्या है इसके बारे में। उसके बाद कह रहा है कि संस्कृति परिवर्तन की विशेषताओं पर चर्चा कीजिए। ठीक है, कि भाई जो कल्चर है वो कैसे चेंज होता है उसको पूछ रहा है, बहुत ही आसान।
हलवा वाला मतलब सवाल है कि भाई कल्चर क्या होता है, ये हमें पता हो, ठीक है, इंडियंस हैं हम, हमें पता है कल्चर क्या है, कि भाई मूल्य, रीति रिवाज, व्यवहार, ये सब कल्चर होते हैं हमारे, ठीक है। कलाकृतियाँ जो है, जो अभी हम कपड़े पहनते हैं, जो खाना खाते हैं, जो हमारी थॉट्स होते हैं, ठीक है, जैसे हम पूजा पाठ करते हैं, उनको हम कल्चर कहते हैं, राइट। कह रहे हैं कि जो कल्चर होता है ये पीढ़ी दर पीढ़ी क्या होता है, ट्रांसलेट होता है, ठीक है। आपका जो कल्चर आप अभी जो फॉलो करते हो, वो आपको अपने आपके पूर्वजों से मिला है, ठीक है, आपने खुद नहीं बनाया, आपके पूर्वज आपको देके गए हैं, ठीक है, वैसे ही आप उसको फॉलो कर रहे हो। लेकिन कह रहे हैं कि इसमें प्रॉब्लम क्या है, कि भाई समस्या ये है कि परिवर्तन आ रहा है, चेंजेस इसमें आपको देखने को मिलते हैं, ठीक है। उसके बाद सेकंड जो है वो सांस्कृतिक परिवर्तन की मुख्य विशेषताएं क्या है, कि भाई प्रसार, सबसे पहला प्रसार, टेंशन मतलब सब समझ में आएगा। इसमें क्या होता है, एक दूसरे संस्कृति में संस्कृति का प्रभार या प्रसार, बेसिकली प्रसार मतलब वायरस की तरह फैलना, ठीक है, वायरल होना। इसमें क्या होता है, ये व्यापार, प्रवासन, मीडिया, टेक्नोलॉजी के माध्यम से होता है। पश्चिमीकरण जो है, आज आप देखते हो ना, आप जो वेस्टर्न कल्चर्स को फॉलो करते हो, भाई पिज्ज़ा बर्गर खाते हो, उनके तरह कपड़े पहनते हो, जींस पहनना, टी शर्ट पहनना, कोट डालना, टाई पहनना, वो क्या है, वो वेस्टर्न कल्चर है जो हम फॉलो करते हैं। हमें लगता है कि वो हमारा है, लेकिन वो वेस्टर्न कल्चर है। इसी को हम कहते हैं प्रसार, यानी कि जो उनकी जो संस्कृति है उसको हम फॉलो कर रहे हैं, ठीक है, हमें पता भी नहीं है, उसको हम कहते हैं प्रसार, कि भाई उनकी संस्कृति इतनी फैल रही है, ठीक है, आसान सा है। उसके बाद सेकंड जो है वो है नवाचार। अब हमारी संस्कृति हमें लगता है बहुत पुरानी है ना, हमें लगता है कि भाई वेस्टर्न कल्चर्स जो है वो बहुत ज़्यादा नए हैं, तो हमें उनको फॉलो करना चाहिए, हमारी संस्कृति इतनी अच्छी नहीं है, इसमें ये है, उसमें वो गड़बड़ी है, राइट। तो ये हमारी सोच दिखाता है। उसके बाद कह रहे हैं कि जो इंटरनेट है, इसके द्वारा ये जो है हमको ऐसा लगता है कि हमारी संस्कृति पुरानी है, इनकी संस्कृति को इतनी नहीं है ना। उसके बाद सेकंड है सांस्कृतिक अंतराल। इसमें क्या है, कह रहे हैं कि टेक्नोलॉजी जो है वो इतनी तेजी से मतलब चेंज हो रही है कि हम उसको अडॉप्ट ही नहीं कर पा रहे हैं, ठीक है जी। ठीक है, उसके बाद आता है आपका परसांस्कृतिकरण। इसमें क्या है, मीडिया, वैश्वीकरण के कारण अन्य संस्कृति पर अमेरिका का संस्कृति का प्रभाव। वही चीज़ मैंने आपको बता दिया कि भाई कैसे वेस्टर्न कल्चर को हम फॉलो करते हैं। और सांस्कृतिक क्षणिकवाद, सवृक्षवाद बेसिकली लिखा हुआ है। कह रहे हैं कि जो हम अपनी संस्कृति पे सवाल उठाने लगते हैं ना, किसी और को देख के, कि भाई देखो वेस्टर्न कल्चर में तो ये होता ही नहीं है, हमारे में कैसे होता है, हमारे यहाँ पे लड़कियां पल्लू की पहनती है, वहाँ पे तो नहीं पहनती। इसी को हम सरपेक्षवाद कहते हैं, ठीक है, कि भाई सवाल करना अपनी संस्कृति से। उसके बाद आता है तीसरा क्वेश्चन, जो कि है जेंडर के ऊपर। ये वाला ये भी आसान ही है ना, ये तो मतलब नॉर्मल है, इनको तो इनका आंसर सबको पता ही होता है, लगभग हम दे ही पाते हैं। जेंडर मतलब लिंग, ठीक है, महिला और पुरुष। और कह रहा है कि शर्म, इसमें जो मेन टॉपिक है वो शर्म के ऊपर है, लेकिन हम पहले लिंग को समझेंगे कि क्या होता है। एक सामाजिक संरचना है लिंग, ठीक है, कि एक समाज ने बनाई है, और कह रहे हैं कि पुरुष और महिलाओं के बीच होने वाले जो भूमिकाएं हैं, ठीक है, जो रोल्स हम बांटते हैं ना, कि भाई महिलाएं घर का काम करेगी, जो पुरुष है वो बाहर जाके पैसा कमा के लाएगा। अब वैसा नहीं है, लेकिन हम मानते हैं कि ऐसा है। व्यवहार जो है दोनों के अलग अलग होनी चाहिए, कि भाई महिलाएं जो है वो बहुत ही शांत होनी चाहिए, और जो पुरुष है थोड़ा दमदार होना चाहिए, थोड़ा दबंग होना चाहिए, थोड़ा भयानक खतरनाक होना चाहिए ना। अभिव्यक्तियों और पहचानों का दिखावा यहाँ पे होता है, ठीक है। लिंग हम समझ गए कि क्या होता है। उसके बाद हम बात करते हैं लिंग और श्रम के बारे में। अब देखो, यहाँ पे जो मेन रीजंस जो है हमारा, कि भाई पढ़ने का इस चीज को, कह रहा है कि जो व्यावसायिक पृथक्करण है, यानी कि जो महिलाएं हैं वो घर का काम करेंगी और पुरुष बाहर का काम करेंगे, तो ये क्या है, यहाँ पे उनके साथ भेदभाव होता है लिंग के आधार पे दोनों से, कि भाई महिलाएं जो है, अब देखो पुरुष का मन नहीं कर रहा कि भाई वो बाहर जाके काम करे, वो चाहता है कि नहीं मैं घर घर का काम करना पसंद करता हूँ, है ना। कुछ लोग ऐसे होते हैं, कुछ मेल्स ऐसे होते हैं जो कि घर का खाना या घर का मतलब घर रहना पसंद करते हैं, ना कि बाहर जाके काम करना। कुछ महिलाएं होती है जो कि बाहर जाके खाना मतलब बाहर जाके काम करना पसंद करते, तो ऐसा होना चाहिए फ्लेक्सिबिलिटी। लेकिन दोनों के साथ भेदभाव हो रहा है, यहाँ पे दोनों के साथ हो रहा है। केवल वेतन कम होता है, कह रहा है कि जो महिलाएं हैं उनका वेतन कम होता है, दोनों में अंतर होता है। देखभाल का कार्य जो है महिलाओं पर जो है जबरदस्त थोपा जाता है। और कह रहा है कि कार्य जीवन संतुलन, यानी कि जो महिला है उसको बहुत दिक्कत होती है घर के काम में, और जो काम वो करती है, जो जॉब करती है, उसके बीच में एक बैलेंस बनना बहुत मुश्किल हो जाता है। कार्यस्थल पर भेदभाव होता है महिलाओं के साथ, ऐसा यहाँ पे लिखा गया है, पर मुझे लगता है कि अब नहीं होता है, अब नॉर्मल हो गया। हाँ, जो रेपिस्ट हैं, जो जो रेप वगैरह होते हैं, वो तो अभी भी कंटिन्यूस है, लेकिन उसके लिए हमें कुछ ठोस कदम उठाने चाहिए। उस
उस चीज़ को हम ये नहीं कह सकते कि वो भेदभाव है, ठीक है? वो एक गलत चीज़ है, वो गैर कानूनी है, बिल्कुल भी नहीं होना चाहिए, किसी के साथ भी नहीं होना चाहिए। लेकिन यहाँ पे नारीवादी सोच यहाँ पे देखने को मिलती है आपको। आप लिख सकते हो कि भाई नियुक्ति के रूप में और उनका जो जैसे कि हम कहते हैं ट्रांसफ़र होता है, वो नहीं हो पाता महिलाओं का, रोज़गार में दिक्कत होती है। पहले होती थी, अब नहीं होती है, ठीक है? आपको थोड़ा रैशनल रहना है, ठीक है? दोनों में आपको देखना है, अगर आप महिलाएँ हैं तो आप लिखो कि भाई नहीं ऐसा नहीं होता है, ऐसा नहीं होता है आज। आज ठीक है, आज हमें बहुत मौके मिलते हैं, पढ़ाई-लिखाई करने के, हम जॉब कर सकते हैं। हाँ, घर वाली बात अलग है कि भाई फैमिली परमिशन ना दे, लेकिन फैमिली की भी एक प्रॉब्लम हो जाती है कि वो आपसे प्यार करते हैं, वो नहीं चाहते कि आपके साथ कोई गलत हो, ठीक है? तो ये क्योंकि समाज बहुत बुरा है, बहुत गलत समाज है। हम चाहते हैं कि हमारी जो बहू-बेटियाँ हैं, वो सुरक्षित रहे घर में, ठीक है? अब देखो, मेरे घर में तो हम लोग भी घर में ही रहते हैं मेल्स भी, ठीक है? हम जितने भी भाई-बहन हैं, हम घर में ही रहते हैं, हमें प पेरेंट्स मना करते हैं कि अब आपको काम नहीं करना है ऐसा। आपको काम करना है तो बहुत अच्छा काम करना है, कोई बड़ा काम करना है, अदरवाइज़ नहीं करना है, इस तरीके से बोलते हैं। दोनों के साथ देखो यहाँ पे हमारे घर में कभी भेदभाव नहीं होता है कि मेरी लड़कियाँ आई हैं तो ये करेगी, घर में रहेगी या वो काम करेगी। मैं भी खाना बनाता हूँ, कभी-कभी मेरी बहन बनाती है, कभी-कभी पापा बनाते हैं, मर्ज़ी की बात है, ठीक है? व्याख्यात्मक दृष्टिकोण की बात कर रहे हैं कि क्या होता है? एक दृष्टिकोण है, आप समझ गए होंगे कि भाई एक दृष्टिकोण है, इसमें क्या होता है जो किसी भी विषय या घटना को समझाने के लिए, समझने के लिए बहुत ही ज़रूरी होता है। यानी कोई भी इंसिडेंट हुआ है, तो उसके पीछे क्या कारण है, ठीक है? क्या कारण है, क्या उसकी मीनिंग क्या है, क्यों हुआ ऐसा? और प्रतीकवाद और जो सांस्कृतिक संदर्भ है, उसका यानी कि उसके पीछे जो कल्चरल रीज़न्स है, वो क्या है, ठीक है? उसके बाद ये बताता है कि मानवीय व्यवहार को आचरण, विश्वास, सिद्धांतों से भी समझा जा सकता है, ठीक है? और कह रहा है कि इसकी जो मुख्य विशेषताएँ हैं, वो क्या होती है कि भई अर्थ खोजना। ये जो व्याख्यात्मक दृष्टिकोण है, ये अर्थ प्रदान करता है कि भई किसी भी घटना के पीछे क्या अर्थ है। कोई भी जो इंसिडेंट हुआ है, कोई भी आपकी लाइफ़ में हुआ होगा, आपने कभी देखा होगा कि भई किसी के साथ कुछ अच्छा हो गया, कुछ बुरा हो गया, तो उसको कुछ अर्थ होगा कि भई क्यों हुआ? वो जो चीज़ें हुई हैं, किसी की शादी हो गई तो वो क्यों हुई? ठीक है? तो मतलब इसी को हम कहते हैं कि अर्थ कोई ना कोई तो रीज़न होता है ना शादी के पीछे कि भई दोनों लड़के-लड़की जवान हो गए हैं तो शादी करा दो उनकी ताकि वो एक बंधन में बंध जाए और एक-दूसरे के प्रति ज़िम्मेदारी समझे। लेकिन आज तो और कुछ और है, राइट? सांस्कृतिक संदर्भ दूसरा आता है। इसकी जो दूसरी विशेषता है वो सांस्कृतिक संदर्भ है। इसमें क्या है किसी भी समाज को उसके सांस्कृतिक संदर्भ में समझना चाहिए। यानी कि जो समाज जिसकी हम स्टडी कर रहे हैं, तो हमें समझना चाहिए कि भाई उसी के हिसाब से ऐसा ना हो कि भाई मैं किसी समाज की स्टडी कर रहा हूँ तो मैं अब उसको अपने समाज से कंपेयर कर रहा हूँ। नहीं, उसकी अलग सोच है, हमारी अलग सोच है ना? तो हमें ऐसा समझना है चीज़ों को मिक्स नहीं करना है। पूर्वग्रह से दूर रहना है हमको। पूर्वग्रह क्या मतलब? आपकी जो पहले से सोच बनी हुई है ना, उसको आपको हटा के नई तरीके से चीज़ों को सीखना है। जब भी हम कुछ सीखते हैं ना, तो हमें हमारे अंदर कुछ ना कुछ मतलब हम ना सब कुछ लीड करके चीज़ों को सीखते हैं, है ना? कि भाई मुझे कुछ भी नहीं पता, मुझे आप सिखाओ, ठीक है? वैसा कुछ। व्यक्तिगत अनुभव मतलब कि भाई मूर्ति के को बढ़ावा देना और व्यक्तियों की एक वास्तविकता को बढ़ावा देता है। बेसिकली छोटी चीज़ है, कुछ ज़्यादा इम्पोर्टेंट नहीं है। कह रहा है कि गुण अनुसंधान मतलब इंटरव्यूज़, रिसर्च और जो डॉक्यूमेंट देखो इंटरव्यू क्या होता है? आपको पता है ना? इंटरव्यू से जब हम किसी व्यक्ति से बात करते हैं तो वो क्या हो जैसे कि रिपोर्टर जो होता है ना रिपोर्टिंग करता है कि भाई बताओ क्या हुआ था यहाँ पे? वो बताएगा कि ऐसे-ऐसे हुआ है। 2 लोग जा रहे थे, आपस में लड़ने लगे वगैरह-वगैरह मैंने छुटाया। ऐसे करके इंटरव्यू होता है। रिसर्च हो रही है यहाँ पे एक तरीके की कि भाई जानने की कोशिश की जा रही है कि यहाँ पे हुआ क्या था? ठीक है? एग्ज़ाम्पल के लिए मैं आपको बता रहा हूँ। उसके बाद इसका जो उपयोग है इन चीज़ों का जो मैं आपको बताई अभी कि भई जब भी हम व्याख्यात्मक अनुसंधान करते हैं तो ये इसका उपयोग कहाँ होता है? इसका उपयोग होता है मानवीय शास्त्र में जब भी आप लोगों के बारे में स्टडी करोगे, तो वहाँ पे आप व्याख्यात्मक अनुसंधान का इस्तेमाल करोगे। समाज शास्त्र जब आप लिखते हो या पढ़ते हो या समझते हो, उसके बारे में आपको पता चलेगा। और संगीत का विज्ञान यानी कि जो संगीत की इतिहास है कोई भी समाज में, ठीक है? जैसे कि हम बात करते हैं हरियाणवी संगीत है और पहाड़ी संगीत है, तो उनका एक इतिहास है अपना, ठीक है? तो उसको समझना,
यहाँ पे व्याख्यात्मक दृष्टिकोण में हम यहाँ पे इसका इस्तेमाल हम करते हैं, ठीक है? और किसी चीज़ की आलोचना करने के लिए भी हम व्याख्यात्मक चीज़ों का इस्तेमाल करते हैं, क्योंकि देखो यहाँ पे मैंने आपको बताया, हम यहाँ पे ना एक सच्चाई ढूँढ पाते हैं, इन सब चीज़ों को करके ना, ये जो मैंने आपको बताई, ये सारी चीज़ें करके हम किसी भी टॉपिक की तह तक जा पाते हैं कि भई उस समाज में या उस चीज़ में क्या प्रॉब्लम्स है, क्या अच्छाइयाँ हैं, क्या बुराइयाँ हैं, ये लोगों का क्या मानना है उस चीज़ के ऊपर, उस चीज़ के बारे में, ठीक है? उसके बाद आता है 7th क्वेश्चन, जो कि है कार्यक्षेत्र क्या होता है? और दूसरा है कि उपयुक्त उदाहरणों के साथ प्रतिभागी अवलोकन का वर्णन कीजिए। अब देखो कार्यक्षेत्र क्या होता है? फील्ड वर्क कहते हैं इंग्लिश में इसको। आपको शायद कुछ ना कुछ सीखने को मिल गया होगा यहाँ पे। फील्ड वर्क यानी कि कार्यक्षेत्र। एक शोध पद्धति है। इसमें शोधकर्ता जो है प्रत्यक्ष रूप से जाकर अध्ययन करता है। यानी कि कहने का मतलब, यानी कि जो समाजशास्त्री होते हैं, समाजशास्त्री को हम शोधकर्ता कहते हैं। यानी कि जो भी व्यक्ति है, जैसे कि कोई प्रोफेशनल है, जैसे कि जनगणना होती है ना, जनगणना कैसे होती है? आपके घर में आता है व्यक्ति और आपसे जानकारी लेता है कि भाई आपके घर में कितने लोग हैं और कितने शादीशुदा हैं, कितने अनमैरिड हैं, कौन बच्चे हैं, ठीक है? कितने बुजुर्ग हैं, वगैरह-वगैरह। इसको बोलते हैं फील्ड वर्क, ठीक है? ईज़ी है, इसमें कोई ज़्यादा दिक्कत नहीं है। इसमें क्या है, कह रहा है कि भई प्रतिभागी अवलोकन के बारे में पूछ रहा है। इसके उदाहरण मैंने यहाँ पे लिख रखे हैं कि भई पहला होता है जनजातीय समुदाय। अब देखो यहाँ पे समझो इसको, मैंने बोला फील्ड वर्क। अब आपने स्कूल पढ़ा होगा, तो वहाँ पे आपने देखा होगा कि भाई बाहर से जो लोग थे ना, इंस्पेक्शन करने आते हैं स्कूल में, कि भाई टीचर कैसे पढ़ा रहे हैं, अच्छा पढ़ा रहे हैं, नहीं पढ़ा रहे हैं, पता नहीं आपके स्कूल में आए कि नहीं आए। पर बाहर से लोग आते हैं और इंस्पेक्शंस वगैरह करते हैं, देखते हैं कि वो बच्चे कैसे पढ़ रहे हैं, टीचर को पढ़ाना आ भी रहा है कि नहीं आ रहा है। और कभी-कभी वो हमारे साथ पार्टिसिपेट भी करते हैं ना, हमारे साथ बैठते हैं, बात करते हैं और हमें कभी-कभी टीचर बन के पढ़ाते हैं, कभी-कभी हमारे साथ स्टूडेंट बन के पढ़ते भी हैं, ठीक है? पीछे बैठ के, जैसे कि कभी-कभी हमारे स्कूल में ना प्रिंसिपल जो थे हमारे, वो भी आके पीछे डेस्क पे बैठते थे कि भाई देखो कैसे पढ़ा रहा है टीचर। तो उसको हम बोलते हैं प्रतिभागी अवलोकन, ठीक है? यानी कि पार्टिसिपेट करना, कहने का मतलब कि भाई बड़ा व्यक्ति कोई भी है, जैसे कि आप कभी कोई व्यक्ति आईएएस ऑफिसर बनता है, तो वो रिसर्च करता है, शोध करता है कि भाई देखो क्या हो रहा है, फील्ड वर्क करता है, जाके लोगों से बातचीत करता है, उनकी समस्या सुनता है, उसी को कहते हैं वहाँ पे। और वैसे ही कार्य क्षेत्र में होता है, जब आप जॉब करते हो, तो वहाँ पे कर्मचारी जो काम कर रहे होते हैं, उनको उनके साथ में जो अंतक्रिया है, एक्टिविटीज़ होती है, वो करता है, कैसे काम करते हैं वो देखता है, ठीक है? उनके साथ पार्टिसिपेट भी करता है, ठीक है? और शिक्षा शोधकर्ता कक्षा का अध्ययन करता है, यानी कि जो ये जो स्कूल मैंने आपको बताया था, स्कूल वाला एग्ज़ाम्पल, वो यहाँ पे आप इसको याद रखना, ठीक है? उसके बाद आता है आपका उसका जो लाभ होते हैं, क्यों करते हैं भाई हम प्रतिभागी अवलोकन? क्योंकि भाई हमें समृद्ध डाटा मिलता है, एक बहुत ही अच्छा खासा अ, डाटा हमें मिल पाता है। डाटा मतलब जानकारी, ठीक है? लचीलापन होता है, यानी कि कभी भी आपको भागना पड़ सकता है, ठीक है? ये काम जैसे कि कैमरामैन नहीं होता, किसी भी जब व्लॉगिंग वगैरह करे जाते हैं, तो वो कैमरामैन को पता नहीं होता कब कुछ मिल जाए उसको, तो वो कभी भी हमेशा रेडी रहेगा कि भई कभी न कभी मुझे कुछ न कुछ अच्छा मिल सकता है, तो वो कैमरा लेके हमेशा कैमरा लेके सोगा, कैमरा लेके जगेगा, ठीक है? ब्रश करेगा तो दिखाएगा देखो मैं ब्रश कर रहा हूँ। तो वो क्या है, लचीलापन है काम के अंदर का, आपको आपके पास कोई टाइमिंग नहीं है काम करने की। कभी भी आपको काम का मतलब आ सकता है कि आपको अब वीडियो रिकॉर्डिंग करनी है, इस तरीके से। और लोगों से आपको दोस्ती करनी पड़ती है, ठीक है? और जो दृष्टिकोण है अंदरूनी, वो आपको देखने को मिलता है, कुछ खास चीज़ें आपको पता चल पाती है, इस तरीके से, क्योंकि आप फील्ड वर्क कर रहे हो ना, तो आप लोगों के बीच में हो, तो आपको कुछ ना कुछ नया देखने को मिलता है, जो कि औरों को नहीं पता होगा, ठीक है? और उसके बाद आता है शोधकर्ता पूर्वाग्रह। इसमें क्या होता है, आपने कुछ एग्ज़ाम्पल समझो इसको, कैसा शोधकर्ता का मतलब क्या होता है, यानी कि शोधकर्ता पूर्वाग्रह, इसको हम कहते हैं पूर्वाग्रह। जो रिसर्चर होता है, अब इसको एग्ज़ाम्पल के तौर पे समझते हैं। आपने कभी कुछ होते हुए देखा आपकी आँखों के सामने, ठीक है? कुछ हो रहा है, आपने अपने दोस्तों को बताया जाके, भाग से आप झट से आप अपने फ्रेंड के पास गए, आपने बताया कि देखो मैंने ये चीज़ देखी है, ऐसा-ऐसा हुआ। आप बता तो रहे हो, लेकिन आपने उसमें क्या कर दिया, कुछ ना कुछ आप मिर्च मसाला कुछ ना कुछ जोड़ के आपने कुछ बताया उसमें। तो वो क्या हो गया, पूर्वाग्रह हो गया। आपने जो देखा वो तो आप बता ही रहे हो, लेकिन आपने कुछ ना कुछ उसमें ऐड कर दिया। तो जो शोधकर्ता होते हैं वो भी गलती करते हैं, ठीक है? यानी कि जो अपनी पुरानी सोच होती है वो भी यहाँ पे ऐड कर देते हैं। इसी को हम बोलते हैं शोधकर्ता पूर्वक, यानी कि ये चुनौती है एक तरीके की शोधकर्ताओं के लिए। उसके बाद नैतिक विचार यहाँ पे आपको अपने साथ रखने होते हैं। इसका मतलब
कि भाई जो डाटा है, जो आपके पास जो कुछ ना कुछ मुख्य जानकारी है किसी व्यक्ति के बारे में, आपको गुप्त रखनी पड़ती है। जैसे कि जनगणना हम करते हैं, तो वहाँ पे जो लोग होते हैं, जो जनगणना करने आते हैं हमारे घर पे, उनके पास हमारे बारे में हर एक चीज़ पता होती है कि भाई इसकी क्या एज है, वगैरह वगैरह, फ़ोन नंबर, हमारा आधार कार्ड, बहुत चीज़ें होती हैं उसके पास जो होती है। तो वो बहुत ही गुप्त जानकारी है, जो कि जिसका ज्ञान किसी को हो गया तो कुछ गलत इस्तेमाल वहाँ पे हो सकता है, ठीक है? फ्रॉड हो सकता है हमारे साथ। तो ये हमें जो है, यानी कि जो शोधकर्ता होते हैं उन्हें याद रखना पड़ता है। उनको हमारे जो डाटा होते हैं उसको सँभाल के सीक्रेट रखना पड़ता है, ठीक है? और ये काफ़ी टाइम लगता है। इसमें आप जनगणना लोगे या लेने जाओगे तो आपको जगह-जगह जाके लोगों से बात करनी पड़ती है। कभी-कभी लोग प्रेज़ेंट नहीं रहते हैं, घर बंद करके कहीं पे चलो घूमने गए हैं, ऑफ़िस गए हैं, कहीं और गए हैं, तो बार-बार आपको आना पड़ेगा, ठीक है? आपका काम है भई, आपको करना पड़ेगा। उसके बाद आता है व्यक्तिपरकता। यहाँ पे वही सेम चीज़ है, यानी कि आपकी खुद की जो विचार है ना, वो भी कभी-कभी आप यहाँ पे थोप देते हो। आप कुछ रिसर्च कर रहे हो, किसी चीज़ के बारे में आप स्टडी कर रहे हो, तो आपकी जो खुद की सोच है ना, वो भी कभी-कभी आंसर में दिखती है, ठीक है? बाकी ये एक छोटा-सा कंक्लूज़न है, आप इसको पढ़ सकते हैं। आशा करता हूँ वीडियो आपको अच्छी लगी होगी। अगर आपको ऐसी वीडियोज़ और चाहिए तो आप मुझे कमेंट करके बता सकते हैं। इंग्लिश मीडियम में भी चाहिए तो वो भी बता सकते हैं, ठीक है? मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए बाय-बाय। थैंक यू सो मच।